आज का जो हमारा सेशन है वो रिलेटेड टू इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स से रिलेटेड होगा, जिसमें वी विल डिस्कस अबाउट के इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स कितने तरह के होते हैं एंड वर अबाउट द डिस्कशन, उसके अंदर कौन कौन सी डिस्कशन हम लोग करते हैं। जी, तो वी विल डिस्कसिंग अबाउट कि हम इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स के बारे में आज कुछ सीखेंगे और कौन कौन सी इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स होती हैं, किसका क्या मतलब होता है और किसके अंदर किस तरह से काम होता है। कि अगर हमने एक्स वर्क करना है, अगर हमने डीडीपी करना है, अगर हमने एफओबी करना है, अगर सीआईएफ करना है, अगर एफसीए करना है, अगर एफएएस करना है, तो उसके अंदर फिर किस तरह से फर्दर वर्किंग्स होती हैं। अगर हमने एयर के थ्रू करना है तो उसके अंदर कौन सा जो है वो मेथड इन्वॉल्व होता है, और अगर हमने सी शिपिंग करनी है तो उसके अंदर कौन सा मेथड होता है, और अगर एयर शिपिंग भी नहीं है, सी शिपिंग भी नहीं है, तो फिर तीसरा या चौथा मेथड कौन सा होता है, वो भी डिस्कशन इंशाल्लाह हम फर्दर आगे करेंगे। वो हमारा एफ टी एल और एल टी एल या एल सी एल का मेथड होता है, जिसके अंदर डिटेल डिस्कशन हमारी होगी। देखिए एफ सी एल सी एल के बारे में और एफ टी एल एल टी एल के बारे में हम लोग उसके अंदर डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा एजेंडा है रिगार्डिंग वर्किंग के, उसके अंदर हमने क्या क्या सीखना है। हमने इन 11 इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स को सीखना है। मैंने 11 से ज़्यादा होती हैं, 20 इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स होती हैं, जिसमें से मैंने सिर्फ 11 चूज़ की हैं ताकि आप लोग जो है उसके अंदर बोर ना हों। सबसे पहला एक्स वर्क तो आप लोग जानते ही हैं। एक्स वर्क की जो प्राइस होती है या एक्स वर्क प्राइस होती है वो क्या होती है। आप लोगों को जो बताया जाता है या सिखाया जाता है वो सिंपली यही बताया जाता है और सिखाया जाता है कि भाई साहब आपको 3 टर्म्स बताई जाती हैं, एक्स वर्क, एफओबी और डीडीपी। और डीडीपी का सिर्फ आपको बताया जाता है कि डिलीवरी ड्यूटी पेड फुल स्टॉप, इसके बाद कुछ नहीं बताया जाता। ठीक है, ना एफओबी का एब्रीवेशन बताया जाता है, ना सीआईएफ का एब्रीवेशन बताया जाता है, ना एक्स वर्क का एब्रीवेशन बताया जाता है, ईएक्सडब्ल्यू का। तो आपको सिर्फ और सिर्फ डीडीपी सिखाई जाती है, जो कि तीसरा मॉड्यूल होता है। यानी कि ये टोटल 3 मेथड्स होते हैं, जिसमें पहले मेथड में 4 कवर होते हैं, दूसरे मेथड में 4 कवर होते हैं और तीसरे मेथड में 4 कवर होते हैं, सॉरी 3 कवर होते हैं। से इनकी अलग अलग डिस्कशन है, इन तीनों की अलग अलग डिस्कशन है जिसको हम लेके चलते होते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, हम फिर उसके अंदर डिस्कशन करते हैं कि भाई साहब अगर एफ होगा तो उसका क्या होगा, एक्स वर्क होगा तो क्या होता। चलें आप इसकी डिस्कशन कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा इसको नहीं खींचते हम लोग। एक्स वर्क क्या होता है, मैं यहाँ फॉर द पर्पज़ ऑफ सेफ्टी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, जिस तरह से मैंने जो हमारा बड़ा मीटिंग हुआ था उसके अंदर हमने किया था डिस्कस। एक्स वर्क क्या होता है, ठीक है। एक्स वर्क का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग वो बायर की होगी। ठीक होगा, बायर कौन होगा। अब यहाँ पर 2 वर्ड मैं यूज़ करूँगा, एक बायर का वर्ड यूज़ करूँगा और दूसरा मैं वर्ड यूज़ करूँगा सेलर का। यहाँ पर सेलर का मतलब मैन्युफैक्चरर जो आपको प्रोडक्ट बना के देगा, या सप्लायर जो आपकी जो इन्वेंट्री है उसको सप्लाई करेगा टूवर्ड्स द अमेज़ॉन वेयर हाउस। ठीक हो गया, और उसमें बायर जो होगा वो दूसरा किनारा होगा, या दूसरा जो है अल्टरनेटिव वर्ड मैं यूज़ करूँगा, जिसका मतलब ये होगा कि बायर वो बंदा है जो सप्लायर से जो बनवाने वाला है वो हमारा बायर होगा। यानी कि जो प्रोडक्ट बनवा रहा है वो बायर होगा, और जो प्रोडक्ट बेच रहा है बना के मैन्युफैक्चर वो सेलर होगा। मैंने समझा कि ये चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने से ज़्यादा बेहतर है। अब इस एक्स वर्क में क्या होता है कि एक्स वर्क में जो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स वो बायर की होती है। यानी कि जो बंदा प्रोडक्ट बनवा रहा है उसको उसकी फैक्ट्री में से प्रोडक्ट उठवाना, यानी कि फैक्ट्री के अंदर बना के उन प्रोडक्ट्स को अपनी ही फैक्ट्री या अपने ही वेयर हाउस के अंदर कहीं पे उसको रख लेना मैन्युफैक्चरर का, और उसके बाद बाकी का सारा काम बायर का होता है, यानी जिसने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाई है उसकी होती है। ये वाला आपका सारे का सारा प्रोसेस कहलाता है एक्स वर्क का, जिसमें फैक्ट्री से इन्वेंट्री निकालना, उसको शिप करना, उसको लोड करना, उसके बाद उसकी एयर शिपिंग करवाना, उसकी सी शिपिंग करवाना, उसके बाद पोर्ट के ऊपर जो खर्चा होगा उसके ऊपर पोर्ट के, उसके बाद जो इंपोर्ट के टैक्सेस होंगे, जो उसके बाद शिपिंग के चार्जेस होंगे, और अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुंचने तक के जो टोटल चार्जेस होंगे वो सारे के सारे पर यूनिट या पूरी की पूरी इन्वेंट्री के वो उस बायर के ज़िम्मे होंगे, यानी कि वो बायर ही पे करेगा उसके अंदर।
यानी देख लेते क्या होता है। एक्स वर्क मीन्स दैट सेलर डिलीवर्स व्हेन इट प्लेसेस द गुड्स एट द डिस्पोजल ऑफ द बायर। ठीक हो गया। जो गुड्स होंगी, प्लेसेस द गुड्स एट द डिस्पोजल ऑफ द बायर एट द सेलर प्रेमिसेस। यानी कि डिस्पोजल कहाँ तक रहेगा उसका, सिर्फ और सिर्फ सेलर की प्रेमिसेस तक। सेलर कौन है, मैन्युफैक्चरर। उसकी जो हदूद हैं, उसकी जो बिल्डिंग है, प्रेमिसेस बोलते हैं बिल्डिंग को, जो उसका एरिया ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसके अंदर अंदर वो जो प्रोडक्ट पड़ी रहती हैं, वहाँ से जो डिस्पोजल होगी उसके आगे का सारा खर्चा बायर के ज़िम्मे होगा। या एट एन अदर नेम्ड प्लेस, यानी कि वो कोई भी दे सकता है। ठीक है, वो कौन सा हो सकता है, उसका फैक्ट्री का एरिया हो सकता है, उसका वेयर हाउस का एरिया हो सकता है। द सेलर डज नॉट नीड टू लोड गुड्स और क्लियर दैम फ्रॉम एक्सपोर्ट। एक्स वर्क इज़ वन ऑफ मैनी इम्पोर्टेंट इनकोटर्म्स। ठीक हो गया। सो मतलब एक्स वर्क की जो टर्म होती है वो वाला, यानी कि अगर आपने एक्स वर्क करवाई है अपनी इन्वेंट्री, तो मैन्युफैक्चर इन्वेंट्री बना के अपनी फैक्ट्री के अंदर अपने वर्क एरिया के अंदर उसको रख लेगा। उसके बाद बाकी सारे के सारे चार्जेस आप लोग ही पे करेंगे। ठीक हो गया, ये क्लियर होगी। अब दूसरा होता है इसके अंदर एफ सी ए। एफ सी ए एक टर्म्स होती है जिसको हम बोलते हैं फ्री कैरियर के नाम से। एफ सी ए फ्री कैरियर इनको टर्म्स के नाम से एक होती है। ये देखिए, इनको टर्म्स एफ सी ए इज़ अ शॉर्ट फॉर फ्री कैरियर। अंडर एफ सी ए टर्म्स इसमें क्या होता है, एफ सी ए टर्म्स के अंदर बेसिकली जो सेलर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल होता है, ये बात आप लोगों को समझनी है। एफ सी ए फ्री कैरियर है, कहाँ तक का फ्री कैरियर है, उसके बाद फिर बायर को जो है वो पे करना पड़ता है या उसको लेना पड़ता है उसका सारे का सारा हिसाब। इसका मतलब अब हम लोगों ने समझ। द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोर्ट क्लियरेंस। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो आप लोग समझते होंगे। इम्पोर्ट होता है कि अगर हमने अपनी इन्वेंट्री क्या की है, बाहर से पाकिस्तान में लाए, यानी कि दर आमदाद जो इन्वेंट्री हमने बाहर से मंगवाई है वो इंपोर्ट होगी। और जो एक्सपोर्ट होगी वो हमने पाकिस्तान से कोई इन्वेंट्री अगर बाहर जो है ना भेजी है, वो होगी हमारी एक्सपोर्ट, यानी बर आमदाद जो बाहर जाएगी। ठीक हो गया। सो इसमें होता है एक्सपोर्ट क्लियरेंस। एक्सपोर्ट क्लियरेंस मैंने जिस तरह से आप लोगों को एक पोर्ट का बोला था, हर एक मुल्क की, हर एक कंट्री की एक पोर्ट होती है, एक बंदरगाह होती है जहाँ से शिप निकलता है और उस इन्वेंट्री को लोड करके दूसरी दूसरी कंट्री के अंदर उसको लेके जाता है। ठीक हो गया। अब उस पोर्ट के ऊपर ये वाली बात हो रही है, जिस पोर्ट के ऊपर आपकी इन्वेंट्री लोड होगी या जिस पोर्ट के ऊपर आपकी इन्वेंट्री उतरेगी। अब इस सिचुएशन में एफ में क्या होगा, एफ में जो सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा वो अपनी ही कंट्री के पोर्ट तक का जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। सिर्फ और सिर्फ वहाँ तक वो रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके आगे के जितने भी खर्चे होंगे, यानी कि उसने इन्वेंट्री लोड करवा दी, उसने इन्वेंट्री शिप के ऊपर लोड करवा दी और उसकी एक्सपोर्ट क्लियरेंस करवा दी। सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट क्लियरेंस करवाई है, उसके शिपिंग चार्जेस उसने पे नहीं किए। उसके आगे फ्रेट फॉरवर्डर जो हायर करेंगे न्यू कंट्री के अंदर जो इन्वेंट्री जाएगी वो पे नहीं किए। उसकी अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुंचने के खर्चे उसने बेयर नहीं किए। सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट क्लियरेंस करवाई है उसने। उसके बाद उसके अंदर इंपोर्ट टैक्सेस भी होंगे, उसके अंदर बाकी सारी चीज़ें भी होंगी, वो उसने कुछ नहीं किया। सिर्फ गुड्स को उसने एक्सपोर्ट क्लियरेंस करवाई है और शिप के ऊपर ला के रख दिया कि भाई साहब ये आपकी इन्वेंट्री है, इससे आगे आपने लेके जाना। ठीक हो गया, इसको समझ लेते हैं। क्लिक टू इनलार्ज, ये उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप ये इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये लॉन्च हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है अंडर द शिपिंग टर्म्स फॉर द एफ सी इनको टर्म्स शॉर्ट फॉर फ्री कैरियर द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोर्ट क्लियरेंस। इसके अंदर मेन यही पॉइंट था, एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कैरियर एट द नेम्ड प्लेस ऑफ डिलीवरी। ठीक हो गया, यहाँ तक रिस्पॉन्सिबल होगा। नेम्ड प्लेस ऑफ डिलीवरी का क्या मतलब होगा कि जहाँ तक उस जो है सेलर ने कहा होगा। सेलर ने कहाँ तक कहा होगा, ऑब्वियसली अपनी कंट्री की पोर्ट तक कहा होगा, जो डिस्कशन हमने इस पॉइंट के अंदर की है फॉर एक्सपोर्ट क्लियरेंस के लिए। ठीक हो गया, ये बात भी क्लियर होगी। अब तीसरा आता है एफ ए एस। एफ ए एस क्या टर्म्स का मतलब होता है हमारे पास। एफ ए एस टर्म्स जो होती है ये हमारे पास होती है फ्री अलॉन्ग साइड शिप। यानी अब इसके अंदर एफ सी ए से अगला स्टेप है, यानी कि उसको हमने कहाँ पर छोड़ दिया था,
हमने अपनी कंट्री यानी सेम कंट्री के अंदर प्रोडक्ट को कहाँ पर छोड़ दिया था, उसके पोर्ट तक, एक्सपोर्ट क्लियरेंस करवाने तक उसको छोड़ दिया था, उसके बाद के खर्चे हमने पे नहीं किए थे। अब आता है अगला स्टेप। इसमें क्या होगा, इसमें हम उसकी एक्सपोर्ट क्लियरेंस भी करवाएंगे और साथ साथ उस गुड्स को डिलीवर भी करवाएंगे, यानी कि उसको लोड भी करवाएंगे, और उस लोडिंग के जो खर्चे होंगे वो भी हम लोग पे करेंगे, यानी कि वो मैन्युफैक्चरर करेगा। यहाँ पर मैं अपने आप को एज अ मैन्युफैक्चरर ले रहा हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा था कि हमें क्लियर करवाने पड़ेंगे। ठीक हो गया। FAS का मतलब होता है फ्री अलोंग साइड शिप। द सेलर क्लियर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट एंड प्लेसेस देम अलोंग साइड द वेसल एट द नेम्ड पोर्ट ऑफ डिलीवरी। ठीक होगा। नेम पोर्ट ऑफ डिलीवरी कौन सी होगी, जो अगले कंट्री का पोर्ट होगा। अब जो शिपिंग चार्जेस होंगे वो अगले कंट्री के पोर्ट तक जो है वो सेलर यानी कि हम यानी कि मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक हो गया। व्हाट इज़ फ्री अलॉन्ग साइड, जो शिप है उसको क्या बोलते हैं, रूल एप्लीकेबल ओनली टू ओशन और वाटर। सबसे पहले तो जो डिस्कशन में कर रहा था फ्री अलॉन्ग साइड शिप की, ऑब्वियसली शिप का वर्ड यूज़ हो गया है, तो इसके अंदर हमें शिप ही इन्वॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि ये जो शिपिंग होगी ये ओशन के थ्रू होगी या वाटर सी के थ्रू जो है उसके थ्रू जो शिपिंग होगी, ये सिर्फ और सिर्फ फ्री अलॉन्ग साइड शिप जो है उसके ऊपर अप्लाई कर होगा। यानी कि जो पिछली मैंने दो टर्म्स जो है ना डिस्कस की वो भी शिप के लिए हैं, और ये दो टर्म्स भी जो अभी मैं ये टर्म डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से, ये भी वाटर वे के थ्रू जो आप लोग शिपिंग करते हैं उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक हो गया। एप्लीकेबल ओनली टू ओशन और वाटर वे ट्रांसपोर्ट। ठीक है। अब इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होगा और कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल होगा ये डिस्कशन पर। अंडर विच द सेलर यानी कि मैन्युफैक्चरर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लियरिंग द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। पिछले में कहाँ तक था, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट क्लियरेंस तक, लेकिन अब इसमें क्या होगा, एक पॉइंट और ऐड हो गया, इसी वजह से तो इसको नेक्स्ट पोजीशन पे रखा है हम लोगों ने स्टडी करते हुए। एंड प्लेसिंग दैम अलोंग साइड द वेसल। वेसल का क्या मतलब होता है, जो नेक्स्ट कंट्री का पोर्ट है उस तक जो है वो वाली इन्वेंट्री आप लोगों की जब पहुंच जाएगी वहां तक के चार्जेस मैन्युफैक्चरर सेलर यानी हम पे करेंगे एट द नेम्ड पोर्ट ऑफ डिलीवरी, जो कि सेलर बताएगा। सेलर कहाँ तक बताएगा, ऑब्वियसली नेक्स्ट कंट्री तक बताएगा। सो इट वाज द डिस्कशन रिलेटेड टू FAS इनकोटर्म। उसके बाद है CFR के नाम से FOB जो होता है। FOB भी एक बहुत खूबसूरत टर्म है जिसको हम बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड इनकोटर्म्स। अब इन दोनों में ना एक चीज़ कॉमन है, FOB के अंदर और CIF के अंदर। FOB में और CIF में, ये जब हम CIF पढ़ेंगे तो मैं इन दोनों के दरमियान क्या करूँगा, इन दोनों के दरमियान आप लोगों का कंपैरिजन भी करवाऊँगा कि FOB क्या होता है और CIF क्या होता है। FOB होता है फ्री ऑन बोर्ड और CIF होता है क्लियर। FOB एंड CIF कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट जो कहलाता है CIF टर्म्स के नाम से। ठीक हो गया, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। अब इसके अंदर वो तीनों टर्म्स यूज हुई हैं जिससे आपकी इन्वेंट्री ने गुजर के नेक्स्ट जो है कंट्री के अंदर जाना है, इसलिए उसका नाम है कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। यानी कि उसके अंदर कॉस्ट भी होगी, उस इन्वेंट्री की इंश्योरेंस भी होगी, और उस जो है इन्वेंट्री का फ्रेट भी वही सेलर यानी कि मैन्युफैक्चरर क्लियर करवाएगा। ठीक हो गया। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कि FOB क्या होता है। FOB है इनको टर्म्स, FOB इज शॉर्ट फॉर फ्री ऑन बोर्ड टर्म्स कहलाती है। इसमें क्या होगा, ठीक हो गया। अब इसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली पिछले वाली टर्म से या पिछले वाली जो हमने टर्म पढ़ी उससे ज़्यादा हो जाएगी। पहले वाली टर्म हमने पढ़ी, पहले वाली टर्म के अंदर हमारी डिस्कशन थी एक्स वर्क से रिलेटेड, बना के अपने पास रख लेगा। FCA के अंदर हमने सेम कंट्री के अंदर पोर्ट तक पहुंचा दिया। FAS के अंदर उसको सेम कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट क्लियरेंस भी करवाई उसकी, और उसको शिप भी करवाया हमने नेक्स्ट कंट्री तक। अब FOB में क्या करेगा, यानी कि इसके अंदर श्योरिटी नहीं थी। FAS के अंदर फ्री अलॉन्ग साइड शिप के अंदर उसकी जो है ऑब्वियसली जो चीज़ फ्री में दी जाती है फिर उसकी श्योरिटी भी कम होती है, आप लोगों को उसकी श्योरिटी भी कम दी जाती है। अब फ्री ऑन बोर्ड के अंदर जो है, बोर्ड का मतलब वो वाला पोर्ट जहाँ से वो वाली इन्वेंट्री निकलेगी और दूसरी कंट्री तक पहुँचेगी। ठीक हो गया, फ्री ऑन बोर्ड सर्विसेज या फ्री ऑन बोर्ड इनको टर्म्स। ठीक हो गया।
इसमें क्या करेगा, इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें सेलर एक तो गुड्स की डिलीवरी करेगा, ठीक हो गया, दूसरे नंबर पे उसकी एक्सपोर्ट क्लियरेंस करवाएगा, तीसरे नंबर पे वो वाली इन्वेंट्री उसके वेसल यानी कि पोर्ट तक पहुंचाएगा नेक्स्ट कंट्री तक, उससे पहले वो उसको लोड भी करवाएगा, उसके चार्जेस भी उसके जिम्मे होंगे, और तीसरा उस चीज़ को कंफर्म भी करेगा कि ये वाली इन्वेंट्री जो है वो उस बायर के पास पहुंच जाए, उस नेक्स्ट कंट्री के पोर्ट तक। इस चीज़ को कंफर्म करेगा, इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि वो अगला बंदा यानी कि बायर जिसने इन्वेंट्री बनवाई है उसके पास दूसरी कंट्री के अंदर या दूसरी कंट्री के पोर्ट तक वो वाली इन्वेंट्री सही से पहुंच जाए। अब इसको पढ़ लेते हैं। इट मीन्स द सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू अ शिप एट अ पोर्ट प्रीवियसली एग्रीड। प्रीवियसली उसने एग्री किया होगा ऑब्वियसली, जब उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, जब उनका उसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, जिस तरह से अली बाबा के ऊपर होता है, उसकी 30% पेमेंट की होगी उन्होंने एडवांस। यहाँ पर इस चीज़ के अंदर उसका जिक्र किया गया है कि पोर्ट के लिए उन्होंने पहले से एग्री किया होगा टू बाय द सेलर एंड बायर, यानी कि सेलर और बाय के दरमियान। ऑब्वियसली एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टीज होती हैं, एक होता है सेलर, एक होता है बायर, यानी कि एक वो बंदा जिसने काम करना होता है, एक वो बंदा जो काम करवा रहा होता है, यानी कि जिस तरह वर्ब एडवर्ब के अंदर होता है, एक वो बंदा यानी कि एक तो काम हो रहा होता है, एक वो बंदा जो काम कर रहा होता है, इस तरह से, ठीक हो गया। यानी कि ये चीज़ भी क्लियर होगी आप लोगों को। द सेलर लोड्स द गुड, यानी कि मैन्युफैक्चरर जो होगा वो गुड्स को लोड भी करेगा ऑन टू द शिप। द बायर देन टेक्स केयर ऑफ द इम्पोर्ट फॉर्मेलिटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन टू द फाइनल डेस्टिनेशन। वो फिर इन चीज़ों को हैंडल करेगा जो इम्पोर्ट की फॉर्मेलिटीज़ होंगी, यानी कि नेक्स्ट कंट्री के अंदर, जब नेक्स्ट कंट्री के अंदर वो चीज़ पहुंच जाएगी तो वो वाली प्रोडक्ट उस बंदे के लिए यानी कि जिसने मैन्युफैक्चर करवा के अपने मुल्क के अंदर मंगवाई होगी उसके लिए वो इम्पोर्ट होगी। अब इम्पोर्ट की फॉर्मेलिटीज़ बाकी सारी की सारी उसने पूरी करनी है। इस बंदे ने क्या करना था, यानी कि मैन्युफैक्चरर ने, उसने इन्वेंट्री बनानी थी, डिलीवर करनी थी, शिप के ऊपर लोड करवानी थी, उसकी एक्सपोर्ट क्लियरेंस करवानी थी और उस बंदे तक, उसके नेक्स्ट कंट्री के पोर्ट तक उसको पहुंचाना था। बस यहाँ तक का काम था। अब उसके आगे की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो बायर यानी कि जो अगला बंदा है, मैन्युफैक्चर करवाने वाला है, जिसने इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर करवाई है, उसके ज़िम्मे होगा, वो खुद करेगा इसको। ठीक हो गया। अब कर लेते हैं हम अगली डिस्कशन। वो क्या है, ये अगला जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। ये होगा हमारे लिए, ये भी रिलेटेड टू होता है, इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं ये रिलेटेड टू हमारे होती हैं, कुछ सी शिपिंग से रिलेटेड होती हैं, कुछ एयर शिपिंग से रिलेटेड होती हैं, लेकिन इसमें मोस्ट ऑफ द जो आपको पढ़ाऊंगा मैं वो एयर शिपिंग से रिलेटेड। ठीक हो गया। अब इसमें मैंने एफओबी और सीआईएफ के दरमियान आप लोगों को बताया है डिफरेंस, ठीक है, उसके ऊपर आपने गौर रखना है, पूरे का पूरा ध्यान इसके ऊपर होना चाहिए आपको। सीएफआर क्या होता है, व्हाट इज मेंट बाय सीएफआर। ठीक हो गया। सीएफआर का मतलब होता है जो आप लोगों के पास कॉस्ट एंड फ्राइट, सीएफआर कॉस्ट एंड फ्राइट, और सीआईएफ का मतलब कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, यानी कि जो कॉस्ट एंड फ्राइट वाला टर्म होगा जिसके अंदर उस प्रोडक्ट की कॉस्ट और उस प्रोडक्ट की फ्रेट के चार्जेस जितने भी होंगे वो सारे के सारे वही बंदा हैंडल कर रहा होगा या वही बंदा होल्ड आउट कर रहा होगा, लेकिन इसके बाद के जो चार्जेस होंगे वो बायर कर रहा होगा, यानी कि जिसने इन्वेंट्री बनवाई। लेकिन सी एंड एफ यानी कि सी एफ आर टर्म्स के अंदर यहाँ तक के जो चार्जेस होंगे वो मैन्युफैक्चर करवा रहा होगा, यानी कि उसकी कॉस्ट भी और उसकी फ्रेट के चार्जेस। बाकी कौन से चार्जेस होते हैं उसके अंदर इंपोर्ट की ड्यूटीज होंगी, बाकी सारी ड्यूटीज होंगी, वो बंदा खुद हैंडल कर रहा होगा, इन्वेंट्री बनवाने वाला यानी बायर। ठीक हो गया। अब एक एक पॉइंट, एक एक चीज ऐड होती जा रही है। पहले हमने क्या पढ़ा था, फिर क्या पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, हर एक स्टेप के अंदर इन्वेंट्री स्टेप बाय स्टेप अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंच रही है। ठीक है, उसमें अंदर हर स्टेप के ऊपर टर्म चेंज हो रही है, उसकी डिस्कशन चेंज हो रही है और उससे रिलेटेड जो है वो चार्जेस भी चेंज हो रहे हैं। ठीक हो गया। सीएफआर का मतलब कॉस्ट एंड फ्रेट, ये आप लोगों को पता चल गया। द सेलर यानी कि मैन्युफैक्चरर इसमें क्या करेगा, मैंने आप लोगों को बता दिया, इसमें दो चीज़ें वो क्लियर करेगा, न्यू वाली, पिछली वाली तो वो क्लियर करेगा ही करे जितनी हमने चीज़ें पढ़ ली, इसमें दो और चीज़ें वो क्लियर करेगा। वो कौन सी, द सेलर इज रिक्वायर्ड टू क्लियर द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, वही बात, डिलीवर देम ऑन बोर्ड द शिप एट द पोर्ट ऑफ डिपार्चर, यानी अपने ही कंट्री का,
पोर्ट ऑफ डिपार्चर यानी अपनी ही कंट्री का जहां से वो वाली इन्वेंट्री निकलनी है, डिपार्चर वो वाली इन्वेंट्री निकलनी है और नेक्स्ट कंट्री तक पहुंचनी है। एंड पे फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड्स, यानी कि उस शिप को जो वो वाली इन्वेंट्री लेके निकला हुआ है उसको पे भी करेगा। कहाँ तक? टू द नेम्ड पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। यहाँ पर उन्होंने लिखा नहीं है कि यूएस की डेस्टिनेशन होगी, क्यों? क्योंकि कोई भी डेस्टिनेशन हो सकती है, क्योंकि ये सारी की सारी टर्म्स इंटरनेशनल टर्म्स हैं जो कि ट्रेडिंग के अंदर यूज होती है। सो इसको स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता कि यार ये यूएस की ही टर्म्स होंगी या यूएस के अंदर ही यूज वाली टर्म्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, द रिस्क, इसमें कॉस्ट भी क्लियर हो गया और इसमें फ्रेट भी क्लियर हो गया, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर ने करवाया है वो भी क्लियर हो गया। इसकी द रिस्क अब कहाँ पर चला गया है? द रिस्क अब इसमें आप लोगों का जो आपने फाइनल टर्म पढ़ी थी एफओबी और सी एंड एफ, इसके अंदर काफी ज्यादा क्लियरेंस है, तो इसको आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं कर देना। ठीक हो गया। उसमें क्या था, फ्री ऑन बोर्ड के अंदर आपको नेक्स्ट पहुंचने तक के जो है आपको गारंटी दे रहा था, सिर्फ और सिर्फ उसके चार्जेस पे नहीं कर रहा था, गारंटी दे रहा था कि भाई साहब वो वाली इन्वेंट्री सही सलामत अगले बायर तक पहुंच जानी चाहिए। इसमें वो एक्सपोर्ट की जो है एक्सपोर्ट भी कर रहा है, उसके शिपिंग चार्जेस भी दे रहा है। नई चीज जो आई है, गारंटी के साथ साथ वो शिपिंग चार्जेस भी दे रहा है। ठीक हो गया। वो बना भी रहा है, उसको अपनी कंट्री से एक्सपोर्ट भी करवा रहा है, शिपिंग के चार्जेस भी पे कर रहा है और एक्सपोर्ट क्लियरेंस भी करवा रहा है। यानी कि इसके अंदर जो नई चीज हुई एफओबी से रिलेटेड, वो ये चीज क्लियर हुई कि गारंटी के साथ साथ वो इसके ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी देगा। ठीक हो गया। और फाइनली अब जो डिस्कशन हम आगे पढ़ेंगे यानी कि CIF के अंदर और बाकी सारी डिस्कशन के अंदर, वो हमारी किससे रिलेटेड होगी? वो पिछली सारी चीजें तो इंक्लूडेड होंगी, लेकिन अब जो रिस्क होगा वो बायर की बेसिस के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। द रिस्क इस टर्म के अंदर पासेस फ्रॉम सेलर टू बायर व्हेन द सेलर डिलीवर्स द गुड्स ऑन बोर्ड द शिप। ठीक हो गया। शिप के ऊपर जब लोड कर देगा और बाकी सारी की सारी जिम्मेदारी आप किसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी? इस स्पेसिफिक टर्म के अंदर अगर किसी बंदे ने CFR करवाया हुआ है तो नेक्स्ट कंट्री के पोर्ट तक पहुंचने के बाद इंपोर्ट की फॉर्मेलिटीज, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज और बाकी सारी की सारी चीजें वो बायर खुद करेगा। ठीक हो गया। ये टर्म भी क्लियर होगी। अब आते हैं CIF के, जिसके अंदर आपको FOB के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। CIF अप्लाइज टू ओशन और इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट ओनली। सिर्फ और सिर्फ आपका किसके ऊपर अप्लाई होता है? ये होता है आपका वाटरवे ट्रांसपोर्ट्स के ऊपर, यानी कि ओशन के थ्रू जो आप लोग शिपिंग करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक हो गया। अब उसने ये भी बता दिया कि ये किस तरह की आइटम्स के लिए यूज़ होता है, किस तरह के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब अगर शिपिंग करवा रही हैं सी के थ्रू तो वो कुछ छोटे टर्म्स भी हो सकते हैं, लेकिन अगर चाइना से आप लोग देखें, जो चाइना से अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक, यूएस के पोर्ट तक जो ज़्यादातर इन्वेंट्री पहुंचती है अमेज़ॉन के थ्रू या अमेज़ॉन के सेलर्स के लिए, वो बड़े बड़े कंटेनर में पहुंचती है। सो इसलिए, या आप लोगों ने अक्सर पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल किया होगा सड़कों के ऊपर, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े कार्गो ट्रक्स जो है ना, वो सड़कों के ऊपर चल रहे होते हैं। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर कोई मुर्दे नहीं रखे होते हैं, उसके अंदर क्या रखा होता है? ये इन्वेंट्री रखी होती है। इसी तरह का कोई ना कोई इन्वेंट्री रखा होता है, कोई ना कोई माल रखा होता है जो एक कंट्री के अंदर दूसरी कंट्री, एक सिटी से दूसरी सिटी में या एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर वो जारी होती है। यानी कि पंजाब से वो आपके सिंध में जारी होगी या पंजाब से बलूचिस्तान में जारी होगी। इस तरह से एक कंट्री से या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जारी होती है। ठीक हो गया। CIF की टर्म का मतलब होता है कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अप्लाइज टू किसके ऊपर अप्लाई होता है? अब ओशन और इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट। अब इसमें कंफ्यूज नहीं करने ना कि मैंने आप लोगों को कहा कि वो सड़कों के ऊपर जा रहे होते हैं, तो आपने कर लेना है कि CIF के अंदर जो कंटेनर्स चल रहे होते हैं वो सड़कों के ऊपर चलने वाले भी इंक्लूड कर लेना। लेकिन ये जो डिस्कशन है ये सिर्फ और सिर्फ जो कंटेनर्स आपके ओशन के थ्रू शिप के ऊपर लोड करके एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं, उसको बोलते हैं CIF। ठीक हो गया। इट इज कॉमनली यूज फॉर बल्क कार्गो, ओवरसाइज एंड ओवरवेट शिपमेंट्स इफ द फ्रेट इज कंटेनराइज्ड, यानी कंटेनर्स बड़े बड़े यूज किए जाते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक हो गया। अब इसमें क्या होगा? पिछली सारी की सारी चीजें होंगी जितनी हमने पढ़ ली,
उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया स्टार्ट के अंदर कॉस्ट होगी, फिर उसको जो है अपने पोर्ट पे लाने का खर्चा होगा, फिर उसकी फ्रेट के चार्जेस होंगे, उसके शिपमेंट के चार्जेस होंगे, उसके एक्सपोर्ट क्लियरेंस के चार्जेस होंगे और उसकी शिपिंग के चार्जेस। अब पोर्ट तक इन्वेंट्री पहुंच गई, तब तक पिछली जो डिस्कशन हमने CFR से रिलेटेड पढ़ी थी, कॉस्ट एंड फ्रेट से रिलेटेड या कॉस्ट फ्रेट रेट से रिलेटेड, जो शिपमेंट का हमने इनको टर्म्स का हमने डिस्कशन की थी, उसके अंदर हमने इन्वेंट्री को बायर तक दूसरी कंट्री के पोर्ट तक पहुंचा दिया था। अब उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई थी? बायर के ऊपर। अब इसमें क्या होगा, पिछली सारी की सारी कॉस्ट होंगी, अब कुछ चीजें नई ऐड हुई, वो आपने देखा क्या ऐड हुआ है? इंश्योरेंस ऐड हुई है। इंश्योरेंस किस चीज की? क्योंकि ऑब्वियसली क्या होता है कि मोस्टली जब इन्वेंट्री एक कंट्री से दूसरी कंट्री के थ्रू, ओशन के थ्रू की जाती है, समंदर के थ्रू की जाती है, तो दरमियान में कोई क्या आ सकता है? कोई तूफान आ सकता है, कोई बड़ा जो है वो जिस तरह से टाइटैनिक के साथ हुआ था, कोई हिट लग सकती है, कुछ इन्वेंट्री ज़ाया हो सकती है, उसके अंदर कुछ टूट सकती है। सो इस चीज़ों से बचने का मतलब, अगर आप लोगों की फ्रेजाइल प्रोडक्ट्स, आप लोगों को मना किया जाता है कि आपने फ्रेजाइल प्रोडक्ट्स हंट नहीं करनी। क्यों? इसी वजह से कि आप लोग अगर उसको सी शिपिंग करवाते हैं तो दरमियान में जहाज़ के ऊपर जब वो कंटेनर्स के ऊपर लोड की जाती है तो कोई ना कोई झटका लग के, वाटर का झटका लग के, पानी का झटका लग के, तो वो क्या हो सकती हैं? आपस में टकराएंगी। वो कहते हैं ना, जिसमें जहाँ दो चार पांडे होंगे तो आपस में खड़कन ऐसी आवाज़ भी आएगी। ठीक है, so इस तरह से क्या होगा कि वो जब होगा ना, शीशे का जो प्रोडक्ट होगा, फ्रेजाइल जो प्रोडक्ट होगा, वो आपस में टकराएगा और टूटेगा। सो इससे क्या होगी? हमारी इन्वेस्टमेंट जाएगी। सो इस चीज़ से बचने के लिए आप लोग क्या यूज़ करते हैं? CIF, यानी कि कॉस्ट तो पे करते ही करते हैं, इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं। किससे? उस सेलर से, कि अगर मेरी कोई इन्वेंट्री टूटती है तो आप, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट लॉस, आप रिस्पॉन्सिबल होगे उस नुकसान के लिए, आप उसको पे करोगे। अब इसके अंदर एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था हमारे ग्रुप के अंदर कि भाई इस तरह से अगर कोई हमारी इन्वेंट्री जो है वो टूट जाती है और उसके अंदर हम उसको दोबारा मैन्युफैक्चर करवाते हैं और उसके अंदर हमारा अलग से खर्चा लगता है। नहीं, अलग से खर्चा नहीं, टाइम लगता है। उससे पहले हमारी जो बाकी इन्वेंट्री आ चुकी होगी वो लाइव हो चुकी होगी, जो 3-4 पीसेज हमारे ज़ाया हो चुके होंगे उसके ऊपर हमें अलग से कॉस्ट नहीं लगानी पड़ेगी। उसके ऊपर क्या करेंगे? वही जो हमने DDP की प्राइस, DDP इज़ द फाइनल प्राइस, उसके अंदर सारी की सारी कॉस्ट, मैंने आप लोग इसके अंदर नंबरिंग देखोगे ना तो DDP मैंने एंड पे लिखा होगा, या एंड के ऊपर इंक्लूडेड किया होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक्स वर्क की भी प्राइसेस होंगी, यानी कि इसके अंदर पिछली जितनी प्राइसेस हम पढ़ चुके होंगे वो इस अकेली टर्म के अंदर है। सो इसलिए इसको लास्ट में रखा। ठीक हो गया? लेकिन अगर किसी, ये टर्म्स क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, या आप लोगों को ये टर्म्स क्यों पता होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों को DDP प्राइस महंगी पड़ रही है किसी भी तरह से, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? इस तरह की टर्म्स को यूज़ करके या इस तरह से भी अपनी शिपिंग करवा सकते हैं अपनी इन्वेंट्री को, फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट या फ्रॉम वन कंट्री स्टेट टू अनदर कंट्री स्टेट। ठीक हो गया? अब इसमें क्या होगा? द सेलर यानी कि मैन्युफैक्चरर डिलीवर्स द गुड्स क्लियर्ड फॉर एक्सपोर्ट, ये पिछली डिस्कशन हो गई। ऑन बोर्ड द वेसल एट द पोर्ट ऑफ शिपमेंट, ऑन बोर्ड वेसल का आप लोगों को समझ आ गया? वो कैरियर जो आपकी इन्वेंट्री लेके जाएगा फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट। ठीक हो गया? पेज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एट टू द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। यहां तक डिस्कशन जो हमने पीछे पढ़ी थी वो वाली। अब इसके अंदर कौन सी नई चीज़ ऐड हुई है? ऐड करके उन्होंने लिख दिया। और अब जो नई चीज़ ऐड हुई है वो ये हुई है, आल्सो ऑब्टेन्स एंड पेज फॉर मिनिमम इंश्योरेंस कवरेज ऑन द गुड्स थ्रू द जर्नी टू द नेम्ड डेस्टिनेशन। यानी कि जो हमने डेस्टिनेशन या जो हमने जगह कही होगी टू द नेक्स्ट पोर्ट तक, उसकी इंश्योरेंस भी करवाएगा। यानी कि अभी तक इन्वेंट्री उस पोर्ट के ऊपर ही खड़ी हुई है, नेक्स्ट कंट्री की, यानी कि बायर के पोर्ट पे ही खड़ी हुई है, लेकिन उसके अंदर एक चीज़, दो चीज़, तीन चीज़ और ऐड होगी। पहले सिर्फ और सिर्फ क्या जा रहा था? पहले सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री अकेली जा रही थी, कोई उसके ऊपर गारंटी नहीं। फिर नेक्स्ट टर्म हमने पढ़ी, उसमें वो एक्सपोर्ट क्लियरेंस भी करवा रहा है, उसकी शिपिंग के चार्जेस भी पे कर रहा है, और उसको नेक्स्ट कंट्री तक गारंटी भी कर रहा है कि मैं गारंटी करता हूँ कि वो वाली इन्वेंट्री सही पहुँचेगी। इस चीज़ की जिम्मेदारी ले रहा है। अब उस जिम्मेदारी को ठोस करने के लिए हमने उसकी कॉस्ट इंश्योरेंस भी करवाई। कॉस्ट तो लगेगी, फ्रेट के चार्जेस भी लगेंगे। फ्रेट के चार्जेस कौन से होंगे इस टाइम पे? इस टाइम पे फ्रेट के जो चार्जेस होंगे वो वाले चार्जेस होंगे जो वो सेलर यानी मैन्युफैक्चरर उस शिपर को पे करेगा
जो हमारी इन्वेंट्री फ्रॉम दिस कंट्री मैन्युफैक्चरर्ड पर्सन कंट्री से लेके बाहर की कंट्री तक पहुंचाएगा। ठीक हो गया। इसके अंदर कौन सी चीज़ ऐड हो गई? मिनिमम इंश्योरेंस कवरेज ऑन द गुड्स थ्रू देयर जर्नी टू द नेम डेस्टिनेशन। इसके अंदर चीज़ होगी कि वो इंश्योरेंस भी कवर करेगा इसके अंदर उस प्रोडक्ट की टूटने की या ख़राब होने की, अमेजोन के वेयर हाउस तक नहीं बल्कि उस पोर्ट तक जितने भी खर्चे होंगे वो पे करें। ठीक हो गया, आप लोगों को ये चीज़ भी क्लियर होगी। अब आते हैं सीपीटी के, बल्कि यहाँ पर मैं आप लोगों को वो क्लियर कर एफओपी के अंदर और इसके अंदर क्या नाम है, कॉस्ट इंश्योरेंस रेट के। एफओपी के अंदर होता है फ्री ऑन बोर्ड सर्विस, यानी कि उसके अंदर देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर और मैन्युफैक्चरर कि आपकी इन्वेंट्री सही पहुंचती है या नहीं पहुंचती, और फ्री ऑन बोर्ड यानी कि उस बंदे के सेलर के बोर्ड तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ख़त्म हो जाती है। यानी कि उसने इन्वेंट्री लोड कर दी, अब दूसरी कंट्री तक पहुंचे या ना पहुंचे उस बंदे की जिम्मेदारी ख़त्म। लेकिन कॉस्ट इंश्योरेंस रेट के अंदर उस बंदे का मतलब सेलर की, मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्ट के ऊपर पहुंचा के उसको लोड करने के बाद उसकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। लेकिन कॉस्ट इंश्योरेंस रेट के अंदर जो जिम्मेदारी होती है वो उसको लोड भी करना होता है, उसके शिपिंग के चार्जेस भी पे करनी होती हैं, उसकी गारंटी भी करनी होती है, और उसको नेक्स्ट कंट्री तक सेफली पहुंचाने के साथ साथ अगर कोई नुकसान हो जाए तो उसकी इंश्योरेंस क्लेम भी उसको पे करनी होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास सीपीटी। सीपीटी क्या होती है हमारे पास? कॉस्ट। सीपीटी टर्म्स हमारे पास होती है कॉस्ट पर टर्म्स। इसका मतलब होता है कैरेज पेड टू। इसका क्या मतलब होता है? अब इससे आगे हम चलेंगे। किससे आगे चलेंगे? कि हमारी डेस्टिनेशन तक, हमारी क्या होगी, डेस्टिनेशन तक इन्वेंट्री पहुंच गई टू द नेम्ड डेस्टिनेशन ऑफ दैट सेलर, जो बायर ने कहा था कि आपने मेरी इन्वेंट्री यहां तक पहुंचा। ठीक हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या नई चीज पढ़ेंगे? इसका थोड़ा सा पिछले वालों से लिंक कम है लेकिन है जरूर। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने इसको क्या करना है, पढ़ना है, इसको समझना है। मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या होगा। सीपीटी मतलब होता है कि इसके अंदर सेलर की जिम्मेदारी कम हो जाती है। अब इसके अंदर एक नया कैरियर सर्विस होल्डर आ जाता है, यानी कि एक फ्रेट फॉरवर्डर आ जाता है। जिस तरह से चाइना से हम लोग क्या करते हैं, एक फ्रेट फॉरवर्डर हायर करते हैं, उसकी इन्वेंट्री वहाँ से पोर्ट से उठा के वो अमेजोन के वेयर हाउस तक ही पहुँचा देते हैं। वो कहता है कि आप के ज़िम्मे है ये सारे का सारा, आपने हमारी इन्वेंट्री पोर्ट तक पहुँचानी है। बायर कहते हैं, बायर यानी कि वो बंदा जिसने इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर करवाई है हम लोगों से। हम कौन है? मैन्युफैक्चर। ठीक हो गया। हमसे इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर करवाई और उसने हमें कहा कि भाई साहब आपने मेरी इन्वेंट्री आपकी अपनी कंट्री के पोर्ट तक पहुँचा देनी है, यानी कि हमसे उसने एफओबी करवाया है। लेकिन अब आगे क्या कर रहा है वो? आगे कर रहा है सीपीटी कैरेज पेड टू, यानी कि एक अलग फ्रेट फॉरवर्डर हायर कर रहा है जिससे वो वाली इन्वेंट्री उस पोर्ट से उठा के नेक्स्ट कंट्री तक, उसके पोर्ट तक पहुंचाए, उसके अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाए। जिस जगह तक उसको लेके जानी है इन्वेंट्री, वो काम सारे का सारा क्या होगा? फ्रेट फॉरवर्डर का होगा। अब इसमें क्या है कि हमारी जिम्मेदारी एफओबी तक रह गई। मैंने एफओबी और सीआईएफ के दरमियान आप लोगों को डिफरेंस इसीलिए बताया था। एफओबी में देर इज नो इंश्योरेंस एंड देर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेलर, यानी कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो वाली इन्वेंट्री वहाँ तक पहुँचे ना पहुँचे। लेकिन सीआईएफ के अंदर हमारी जिम्मेदारी होती है कि उसकी इन्वेंट्री वहाँ तक पहुँचानी भी है, सेफली पहुँचानी है, और उसकी जगह सेफली पहुँचाने के साथ साथ उसका इंश्योरेंस क्लेम भी उसको देना है अगर कुछ छूट जाता है। ठीक हो गया। अब इसमें जब सेलर की जिम्मेदारी एफओबी तक ख़त्म हो गई तो फिर उसके ज़िम्मे किसी किस्म का इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं रहता। ठीक हो गया। ये चीज़ इसके अंदर नहीं थी जो आप लोगों को समझना। कैरेज पेड टू का मतलब होता है रूल्स रिक्वायर द सेलर, सेलर मतलब हम मतलब मैन्युफैक्चरर, टू क्लियर द गुड्स, वही पिछली बात, एंड अरेंज कैरेज, कैरेज को अरेंज करना होता है बाय वन और मोर ट्रांसपोर्ट मोड्स टू द नेम्ड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, यानी कि उसको अरेंज करके देना होता है सेलर को। यानी हमें बायर कहते हैं आप हमारी इन्वेंट्री एफओबी करके अपनी कंट्री के पोर्ट तक पहुंचा दें, उसके बाद हमें कोई ना कोई फ्रेट फॉरवर्डर हायर कर दें। वो चाहे हमारा ही हो सकता है, यानी कि मैन्युफैक्चरर का हो सकता है। वो कहेगा कि हमारे पास फ्रेट फॉरवर्डर्स भी हैं, अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो हम आपको कर देंगे।
इस तरह से भी कर सकते हैं वो। लेकिन अगर इस तरह से नहीं करता तो फिर उसको यानी कि हमें कहता है कि आप हमें अलहदा से कुछ सस्ता सा जो है कैरेज होल्डर यानी कि कैरियर अरेंज करवा दें, जो कि हमारी इन्वेंट्री आपके पोर्ट से लेके हमारे पोर्ट तक पहुंचा। ठीक हो गया। बाय वन आर मोर ट्रांसपोर्ट मोड्स, वो कौन से वन आर मोर ट्रांसपोर्ट मोड्स का क्या मतलब होता है? एक तो हो गया सी शिपिंग, ये तो होगा ही होगा, लेकिन दूसरा कौन सा मोड का नाम ले रहा है, वो जो डिस्कशन मैंने आप लोगों से यहाँ पे कर दी। FCL का मतलब होता है फुल कंटेनर लोड, LCL का मतलब होता है लोअर देन कंटेनर लोड। इस तरह से होता है। FTL का मतलब FTL फुल ट्रक लोड या फुल देन ट्रक लोड, और LTL का मतलब होता है लोअर देन ट्रक लोड। ठीक हो गया। ये इन टर्म्स की बात हो रही है बाय वन आर मोर ट्रांसपोर्ट मोड्स। यहाँ पर उन अदर मोड्स की बात हो रही है जो सेलर करने की कोशिश कर रहा है, या ये जो बायर है वो करने की कोशिश कर रहा है हमसे कि एक से ज़्यादा मेरे पास ट्रांसपोर्ट मोड्स होने चाहिए। वो कौन कौन से हैं? वो ये वाले मोड्स हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक है। टू द नेम प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, और इसके अंदर फिर हमारी जिम्मेदारी यानी मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी किसी भी किस्म की चीज़ के टूटने में इंश्योरेंस की ख़त्म हो जाए। ठीक हो गया। ये टर्म भी आप लोगों को समझ आ गई। अगली टर्म के ऊपर चलते हैं। अगली टर्म होती है हमारे पास CIP के नाम से, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, एक नई चीज़ इंक्लूड हो जाएगी CIP टर्म्स के अंदर, जो कि हमने पिछले की निस्बत हमने क्या करना होगा, इसको डिफरेंट करना होगा। ठीक हो गया। अब इसमें क्या होगा, अब इसके अंदर और CIF के अंदर आपको दोबारा जो है कंपैरिजन करना है। CIF पहले मैंने आपको कंपैरिजन बताया FOB का और CIF का। अब आपने क्या करना है, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट का जो है वो कंपैरिजन करना है विद कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू। अब क्या होगा, अब सेलर का यानी हमारा और जो नया कैरेज कैरियर हमने हायर करके दिया था उन दोनों का कंपैरिजन होगा कि कहाँ पर कितनी कॉस्ट लगती है, कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा, कौन क्या कहाँ तक करेगा और कौन क्या कहाँ तक नहीं करेगा, ये डिस्कशन होगी। ठीक हो गया। CIF आप लोगों को क्लियर हो गया। अब CIP का मतलब होता है कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू। अब इसके अंदर क्या होगा, इसमें पिछली टर्म्स के अंदर यानी कि जो हमने पिछली टर्म पढ़ी थी उसके अंदर हमने क्या डिस्कशन की थी CPT के अंदर, कैरेज पेड टू। अब कैरेज वाले को हमने ये जिम्मेदारी दे दी है, अब यानी कि हमने उसको हायर करके दिया। अब बायर ने यानी कि वो अगला बंदा जिसकी पोर्ट तक वो इन्वेंट्री पहुंचनी है, अब उसने इंश्योरेंस की जिम्मेदारी हमारे ऊपर डालने की बजाय उस कैरियर के ऊपर डाल दी कि भाई साहब अब तू मेरी इन्वेंट्री सही सलामत मेरे पोर्ट तक लेके आए। ठीक हो गया। ये चीज़ तो थी बातों में। अब मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ इसका क्या मतलब है। यानी कि आप लोगों को समझ आ गई कि कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट के अंदर हमारी यानी कि मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी होगी उस पोर्ट तक इन्वेंट्री बना के पहुंचाना, बना के उसको एक्सपोर्ट क्लियरेंस करवाना, उसको शिप करना, उसकी गारंटी करना, उसकी इंश्योरेंस करवाना, अगर कोई चीज़ टूट जाती है उसके नेक्स्ट पोर्ट तक पहुंचाना। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी यहाँ पर ख़त्म होगी, अपने सेम कंट्री के अंदर इन्वेंट्री पहुंचा के ख़त्म। उसके बाद जो जिम्मेदारी होगी वो सारी की सारी बायर को, जो हमने कैरियर हायर करके दिया है, जो हमारी इन्वेंट्री हमारी बनाई हुई इन्वेंट्री को उस बायर तक पहुंचाएगा अपने बिहाफ के ऊपर। इसमें हमारा कंसर्न बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब पोर्ट तक इन्वेंट्री पहुंचा के हमारी सारी की सारी जिम्मेदारी ख़त्म। अब किसकी जिम्मेदारी शुरू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी कैरियर वाले की, यानी कि वो वाली इन्वेंट्री वो उठाएगा और उस इन्वेंट्री को उस बायर तक सेफली वही लेके जाएगा, कौन, जिसको हमने हायर करवा के दिया था। ठीक हो गया। इन कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू द सेलर एज्यूम्स, सेलर कौन, यानी कि हम assumes all risk until goods are delivered to the first carrier at the place of ship, यानी कि वो कौन सा होगा, हमारी कंट्री का ही होगा। ठीक हो गया। हमारी कंट्री का ही होगा पोर्ट जहां तक हमारी जिम्मेदारी हो। अब आगे उसने चीज क्लियर भी कर दी, नॉट द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ द बायर, यानी कि बायर की प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पहुंचाने तक का नहीं होगा, हमारी सेम कंट्री के अंदर जो कैरियर, जहाँ पर हमने उसको कैरियर होल्डर हायर करके दिया होगा, जो हमसे उसकी इन्वेंट्री उठा के उस बायर तक पहुँचाए। उसके बाद हमारी
रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म, उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होगी या जिम्मेदारी शुरू होगी वो इस कैरेज वाले के ऊपर शुरू स्टार्ट हो जाएगी कि अगर वो फ्रेजाइल की प्रोडक्ट लेके जा रहा है और उसको कैरेज करके लेके जा रहा है, कैरी करके लेके जा रहा है, और दरमियान में सी के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, वो इस कैरेज कैरियर वाले की। कोई चीज़ टूट जाती है, किसी चीज़ का क्लेम होता है तो वो इसके ऊपर होगा, हमारी जिम्मेदारी नहीं। वंस द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द फर्स्ट कैरियर, जब पहले कैरियर को वो इन्वेंट्री पहुंच जाएगी, फिर क्या होगा, सारी की सारी जिम्मेदारी बायर के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। यानी कि फर्स्ट कैरियर वो दूसरी कंट्री के अंदर कोई ना कोई फ्रेट फॉरवर्डर होगा जो वहां से उस जो हमने उस बंदे को हायर करके दिया था कैरियर, उससे वो इन्वेंट्री लेगा और उसको अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचाएगा। मतलब इसमें दो कैरियर इन्वॉल्व है, एक वो जो सी शिपिंग करवा के देगा उसको, दूसरा उस पोर्ट तक जब इन्वेंट्री पहुंच जाएगी, जो पहले वाला कैरियर होगा उससे वो वाली इन्वेंट्री उठा के दूसरा कैरियर उसी पोर्ट से इन्वेंट्री उठा के अमेजोन के वेयरहाउस में पहुंचाएगा। अब जब दूसरे पोर्ट के पास या दूसरे कैरियर के पास वो वाली इन्वेंट्री पहुंचेगी तो पहले वाले कैरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। अब जो सारी की सारी जिम्मेदारी होगी या तो उस बायर के ऊपर होगी या उस नए कैरियर वाले के ऊपर होगी जो वो इन्वेंट्री लेके जाएगा। ये अगली टर्म के अंदर हम लोग, ठीक हो गया, ये चीज़ भी आप लोगों को समझ आ गई। अब आता है कॉस्ट इंश्योरेंस। CIP टर्म्स हम लोगों ने पढ़ी, जो हमारी लास्ट टर्म, ठीक हो गया। CIP टर्म्स कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू वाली टर्म हमने क्लियर कर ली। अब आता है हमारा थर्ड मॉड्यूल या थर्ड मैथड, जिसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें और हैं, जिसके अंदर क्या है, DAT है, DAP है, DDP है। ये कौन सी टर्म्स होती हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। DAT टर्म्स सबसे पहले हम लोगों ने करनी है डिस्कशन, बाकी सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व होंगी। इस तरह के कॉस्ट आ रही हैं, ये कुछ ना कुछ चीज़ें हर एक टर्म के अंदर ऐड हो रही हैं। उनको नई टर्म जब पढ़ते हैं तो पिछली वाली सारी की सारी चीज़ें ऐड होती हैं उसके अंदर। अब जो नई चीज़ ऐड होती है, जो नई चीज़ उसके अंदर आती है, वो नई कॉस्ट उसके अंदर ऐड कर देते हैं और वो हमारी अगली टर्म बनता है, ठीक हो गया। अब ये कोई एक्ट है उनका, ठीक है, अंडर इनको टर्म्स 2020। अब ये जो जितनी भी टर्म्स मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स एक्ट 2020 के अंदर से निकाल रहा हूँ। यानी कि नेकेड लॉ जो होता है ना, नंगा कानून, उसके अंदर जिस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं आप लोगों को वैसी की वैसी आप लोगों को पढ़ के भी सुना रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक हो गया। फॉर्मली इस DAT का क्या मतलब होता है, डिलीवरी एट टर्मिनल। टर्मिनल क्या मतलब क्या होता है, ठीक हो गया। अब ये आप लोगों को समझ, अब यहाँ पर आप लोगों ने चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना, पिछली सारी की सारी चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को। यहाँ से आप लोगों को एक नई डिस्कशन, क्योंकि ये थर्ड मैथड है, इसके अंदर चीज़ें कुछ डिफरेंट होगी, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना इनको पिछलों के साथ। पिछली की डिस्कशन आप लोगों के माइंड में है, उसको याद रखिए। जो नई चीज़ है, डिलीवर्ड एट टर्मिनल। टर्मिनल का क्या मतलब होता है, पहले तो इसको समझिए। टर्मिनल का मतलब होता है, जिस तरह से हम जो है एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर जाते हैं, तो या तो क्या होता है, टोल प्लाजा होता है, या एक टर्मिनल होता है जहाँ पे हमें एक टैक्स पे करना पड़ता है टू एंटर इनटू द नेक्स्ट सिटी, टू एंटर इनटू द नेक्स्ट स्टेट। यानी कि अगर पंजाब से आप लोग नेक्स्ट जा रहे हैं, सिंध के अंदर एंटर होने वाले हैं, तो वहाँ पर आपको उस टर्मिनल के ऊपर कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, कुछ टैक्स पे करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। ये वो वाला टर्मिनल है, ठीक हो गया। अब क्या होता है, द रूल फॉर्मली कॉल्ड डिलीवर्ड एट टर्मिनल, यानी कि कौन डिलीवर करेगा, सेलर डिलीवर करेगा। अब आप लोगों ने सेलर और बायर की डिस्कशन वो याद रख ली, लेकिन डिलीवर्ड एट टर्मिनल को आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखना। इज नाउ 2020, जो 2020 इनको टर्म्स एक्ट था, उसके अंदर DAT को बोला जाता था डिलीवर्ड एट टर्मिनल, लेकिन अब इसको बोला जाता है डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड, ठीक हो गया। DPU के नाम से इसको बोला जाता है, ठीक हो गया। ये भी आप लोगों को चीज़ क्लियर होगी। यानी कि 2022 के अंदर इस टर्म को बोला जाता है DPU, लेकिन अगर इनको टर्म्स 2020 का एक्ट उठा के देखें और उसके अंदर देखा जाए तो इसका नाम होगा DAT, यानी कि डिलीवर्ड एट टर्मिनल। क्या मतलब होता है इसका, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। डिलीवर्ड एट टर्मिनल रेफर्स टू सेलर डिलीवरिंग द गुड्स। कौन डिलीवर कर रहा है गुड, आप लोगों को खूब अंदाजा हो चुका, ठीक हो गया। डिलीवर कर रहा है सेलर,
मैन्युफैक्चरर, यानी कि डिलीवर्ड एट टर्मिनल के अंदर जो इन्वेंट्री पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी वो सेलर के ऊपर ही होगी। पहले भी सेलर के ऊपर होती थी, अब भी सेलर के ऊपर होगी, लेकिन अब कहां तक होगी ये आप लोग रेफर्स टू द सेलर डिलीवरिंग द गुड्स, जो कि चीजों को डिलीवर कर रहा है, यानी कि इन्वेंटरी प्रोसेसिंग में है। फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो गया डिलीवरिंग द गुड्स। आगे पढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसको आप लोगों को समझना है, और पिछली चीजों के साथ मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोगों ने इसको चीज को कंफ्यूज नहीं करना। ठीक हो गया। सेलर की जिम्मेदारी इन्वेंट्री को डिलीवर करना है, जो कि कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी चल रही है। कब तक चलेगी? वंस, एक दफा, जब इन्वेंट्री अनलोडेड, अपलोडेड नहीं, ठीक है, अनलोडेड, ठीक हो गया। वंस अनलोडेड फ्रॉम द अराइविंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इस छोटी सी टर्म को आप लोगों को समझना है और काम खत्म हो। वंस फ्रॉम द अराइविंग मीन्स ऑफ स्पोर्ट, यानी कि उस नेक्स्ट कंट्री, यानी कि बायर जो है उसकी पोर्ट तक, या उसने कोई टर्मिनल डिफाइन किया होगा, उसने पोर्ट नहीं कहा होगा कि आपने मेरी इन्वेंट्री पोर्ट तक पहुंचानी, उसने ये नहीं कहा होगा। उसने कहा होगा कि मेरी नेक्स्ट कंट्री के अंदर पोर्ट से आगे कोई फ्लान टर्मिनल है, या मेरा वेयर हाउस जो है वो फ्लान टर्मिनल के पास है, आपने ये वाली इन्वेंट्री फ्लान जगह तक पहुंचानी है, और उसको अनलोड तक जब तक आप नहीं कर देते, जब तक वो वाली इन्वेंट्री आपके कैरियर से उतर के मेरे वेयर हाउस के अंदर या उस टर्मिनल के ऊपर नहीं पहुंच जाती, आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। यानी कि सेलर की, मैन्युफैक्चरर की हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो। क्लियर हो गया? फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसमें हमारी जिम्मेदारी हमारे वेयर हाउस से लेके अगले बायर के वेयर हाउस तक की होगी, या उसके किसी टर्मिनल तक की होगी, जब तक हमारी इन्वेंट्री, जब तक के बायर की इन्वेंट्री हम अपने कैरियर से अनलोड नहीं कर देते, तब तक हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। अनलोड करते हुए कोई चीज अगर हो जाती है तो फिर भी हमारी जिम्मेदारी, यानी कि उसके वेयर हाउस में जब तक उसकी बनवाई गई इन्वेंट्री हम लोगों से रेस्ट असाइड नहीं हो जाती, तब तक हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। ठीक हो गया? ये टर्म भी क्लियर होगी आप लोगों को। अब आते हैं डीएपी के ऊपर, कि डीएपी की टर्म क्या कहती है हम लोगों को। जिस तरह से इसके अंदर था डिलीवर्ड एट टर्मिनल के ऊपर, डीएपी का मतलब होगा डिलीवर्ड एट पोर्ट। कोई बंदरगाह होगी जिसके ऊपर हमें वो वाली इन्वेंट्री छोड़नी होगी। ठीक हो गया जी। तो जो हमारे पास डीएपी होता है, जो कि हमारी सेकंड लास्ट टर्म है इंशाल्लाह आज की, उसमें क्या होता है कि जो आपकी इन्वेंट्री होती है डिलीवर्ड एट प्लेस किसको बोलते हैं, या डिलीवर्ड एट पोर्ट हो। ठीक हो गया? जो उसकी रिक्वायर्ड प्लेस होगी उस तक आप लोगों को उसकी इन्वेंट्री पहुंचानी। ठीक, इसमें क्या है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक होती है, कहाँ से लेके कहाँ तक उसकी जो है उसको चार्जेस मिलते हैं, यानी कि सेलर को जितने उसने पे करने होते हैं बायर ने, कहाँ तक उसको सेलर्स के उसकी इन्वेंट्री के चार्जेस मिलेंगे, और कहाँ तक उसकी इन्वेंट्री पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी, यानी कि सेलर की, यानी कि मैन्युफैक्चरर की होगी। इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। अब डीएपी का मतलब होता है डिलीवर्ड एट प्लेस। ठीक हो गया? प्लेस, इनको टर्म रूल्स बोलते हैं। इसमें सेलर कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल होगा, पिछली सारी की सारी डिस्कशन, पिछली सारी की सारी कॉस्ट इस टर्म के अंदर आएगी, लेकिन नई टर्म या नई कॉस्ट क्या ऐड होनी है उसके ऊपर आप लोगों ने गौर रखना। पूरी की पूरा ध्यान आप लोगों का इसी डिस्कशन के ऊपर होना चाहिए। द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल कहाँ तक, फॉर डिलीवरिंग ऑफ द गुड्स, कहाँ से, अपनी कंट्री से बात शुरू हो रही है उसकी। ठीक हो गया? अब रेडी फॉर अनलोडिंग, ये कहाँ की बात हो रही है, ये नेक्स्ट कंट्री की बात हो रही है, या नेक्स्ट स्टेट की बात हो रही है, या नेक्स्ट शहर की बात हो रही है जिसके अंदर उसको वो इन्वेंट्री अनलोड करनी है। ठीक है? एट द नेम्ड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, जो कि सेलर और बायर ने पिछली जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हुए उसको डिस्कस किया होगा कि आपने ये वाली इन्वेंट्री मेरी फ्ला जगह पर पहुंचानी है। डिलीवर्ड एट फ्ला प्लेस, डिलीवर्ड एट फ्ला जगह, डिलीवर्ड एट फ्ला प्लेस। ठीक हो गया? अब इसमें कहाँ तक उसकी जो है वो सारी की सारी जिम्मेदारी होगी उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें, और जो हमने इससे पीछे डिस्कशन की थी डीआईटी के नाम से, शायद था डीएपी के नाम से,
DAT के नाम से जो हमने पढ़ी थी, डिलीवर्ड एट टर्मिनल, इसमें क्या होगा, डिफरेंस नहीं है इतना, इसमें मतलब तकरीबन सेम चार्जेस होते हैं, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तकरीबन सेम होती है। जिस तरह से हमने इन्वेंट्री को लोड करना होता है, फिर अनलोड करना होता है और उसके किसी खास टर्मिनल के ऊपर करना होता है, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही होता है। ठीक हो गया। सेलर एज्यूम्स ऑल रिस्क इन्वॉल्व अप टू अनलोडिंग, यानी कि वहां पर भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसकी जिम्मेदारी कहाँ तक होगी, सेलर की, यानी कि हमारी, यानी कि मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी कहाँ तक होगी, जब तक इन्वेंट्री अनलोड नहीं हो जाती। ठीक हो गया। अब अनलोडिंग की उसने फर्दर जो है ना वो उसने एक्सप्लेनेशन करा। ठीक हो गया। फर्दर एक्सप्लेनेशन क्या है कि अनलोडिंग जो अब लोग होगी ना, पहले अनलोडिंग किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर हो रही थी, या अनलोडिंग की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी, सेलर के ऊपर। सेलर रिस्पॉन्सिबल था जब तक कि उसकी इन्वेंट्री उसके कैरियर से उतर के उसके वेयर हाउस में या उसके टर्मिनल में रेस्ट असाइड, यानी कि सुकून की हालत में नहीं आ जाती, तब तक किसकी जिम्मेदारी थी, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब लोडिंग अनलोडिंग तक की, यानी कि उसकी इन्वेंट्री बायर के, यानी कि जो बायर जिसको हमने वो इन्वेंट्री बना के दी है, और सेलर जो इन्वेंट्री भेज रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलोडिंग तक होगी। लोडिंग कर रहे हैं, लोडिंग के दौरान अगर कोई चीज़ टूट जाती है तो उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा DAP टर्म के अंदर, यानी कि डिलीवर्ड एट प्लेस, यानी कि उसकी प्लेस तक इन्वेंट्री पहुंच गई, उसके वेयर हाउस तक इन्वेंट्री पहुंच गई, बाकी सारी की सारी जिम्मेदारी अब सेलर की ख़त्म होगी। अब चाहे वो खुद इन्वेंट्री उतारें, चाहे ये उतार के दें, और अगर इन्वेंट्री उतारते हुए अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो बायर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। ये नई चीज़ इस टर्म के अंदर ऐड होगी। Unloading is at buyer's risk and cost, and DAP can apply to any and more than one. जिस तरह से हमने पिछली टर्म के अंदर पढ़ा था कि एक से ज़्यादा पोर्ट के ऊपर ट्रांसपोर्ट मोड्स भी हो सकता है उसके, वो एक फ्रेट करियर भी हो सकता है या एक से ज़्यादा फ्रेट करियर भी हो सकता है। ये डिस्कशन होगी आप लोगों की। अब फाइनल तो आप लोगों का फेवरेट टर्म है DDP के नाम से, जिसको आप लोगों को डिलीवरी ड्यूटी पेड, यानी कि सारी की सारी ड्यूटीज़ पे करना, सारी की सारी डिलीवरी चार्जेस, सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस, यानी कि पिछली सारी कॉस्ट तो आ ही रही है ना, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट के चार्जेस, शिपिंग के चार्जेस, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग के चार्जेस, उसके अंदर एक्सपोर्ट क्लियरेंस करवाना, इंपोर्ट की फैसिलिटीज़ देना, इंपोर्ट की फॉर्मेलिटीज़ करना, और इंपोर्ट के चार्जेस पे करना, इंपोर्ट टैक्सेस पे करना, और उसको जो है उसकी नेक्स्ट जो है उसके वेयर हाउस तक या उसकी जगह तक इन्वेंट्री पहुंचाना, उसकी अनलोडिंग करना, अनलोडिंग करने के बाद उसकी इन्वेंट्री उसके वेयर हाउस में सेफली पहुंचा के रख के आना, यहाँ तक की सारी जिम्मेदारी और बाकी सारी की सारी टर्म्स वो DDP के अंदर कवर होती है। ठीक हो गया। सो ये सारी की सारी डिस्कशन थी हमारे पास इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स की। ये 20 टर्म्स होती हैं, लेकिन मैंने टाइम को स्क्यूज़ करने के लिए और आप लोगों को ज़्यादा बोर ना करने के लिए, और होप्स हो कि आप लोगों पूरे इंटरेस्ट के साथ इसको सुना होगा। सो इंशाल्लाह जब आप लोग ये वीडियो देखेंगे, सो इट विल गिव यू ऑल द मोस्ट बेनिफिशियल जो है ना लेक्चर यू ऑल, जिसके अंदर आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इसी से रिलेटेड, कि काफ़ी ज़्यादा टर्म्स आप लोगों को देखने को मिली। वरना जो है आप लोग अक्सर देखते हैं आप लोगों को 3 टर्म्स ही सिखाई जाती हैं, DDP, FOB और एक्सपो, और इन तीनों की भी डिस्कशन आप लोगों को सही से नहीं होती। सो ये 3 डिफरेंट मैथड्स होते हैं, पहले के अंदर 4, फिर 4 और फिर 3, और उनको किस तरह से डिफाइन किया गया उसको भी मैंने आप लोगों को अलग अलग डिफाइन किया। अस्सलाम वालेकुम।